तो बच्चे हमारे पास ये पार्ट 12 आ चुका है, यानी 12 आ चुका है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, समुच्चय आपका दिया गया है कि समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का संग्रह है। कहने का अर्थ ये हुआ कि समतल का यहाँ मतलब है, समतल का अर्थ हुआ ये एक जिस प्रकार हमारा बोर्ड है इसको हम कहते हैं समतल। अब समतल में स्थित यानी इस बोर्ड में स्थित सभी त्रिभुज, यानी आपके माइंड में जितने त्रिभुज बना सकते हो वो सभी, यानी विश्व में जितने त्रिभुज पाए जाते हैं वो इसमें आप बोर्ड में आप बना सकते हो। तल आप बहुत बड़ा आपका तल हो सकता है, ठीक है। तल को इतना सीमित नहीं कि जितना बड़ा मेरा बोर्ड उतने बड़ा तल हो। तल आप जितना बड़ा उतना बड़ा तल देख सकते हो जिसमें वो सभी त्रिभुज आ जाए, ठीक है। उन सभी का संग्रह होगा, ठीक है। ये आपका समुच्चय है, तो समुच्चय को हम लिख लेते हैं। समुच्चय को हमने लिखा ए, समुच्चय का नाम दिया ए, और यहाँ पर ट्रायंगल, त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल T1, T2, T3, T4, T5, इसी प्रकार इसमें ढेर सारे त्रिभुज होंगे, ठीक है, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं पर टाइम लगेगा, ठीक है। और इसके बाद संबंध यानी आर हमें दिया गया है x, y सच दैट x y के समरूप है। ये समरूप बच्चे, कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ बच्चे समरूप का अर्थ नहीं जानते होंगे। तो समरूप का अर्थ, पहला हमारा काम होता है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। अगर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप पूरा समझ गए होंगे कि x y किस प्रकार है। वो कह रहा है सच दैट इस प्रकार है कि x y के समरूप है। अब समरूप का अर्थ अगर जानते होगे तो आप संबंध भी समझ जाओगे। तो हम आपको समझाना चाहेंगे समरूप, और एक होता है सर्वांगसम, एक होता है समरूप, एक होता है सर्वांगसम। ये दो हैं, दोनों नाम अलग अलग हैं। यहां से पहले आप समझो कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूं। पहली बात आपको बता दें, नोट में लिख लेना, नोट में करके लिख लेना। क्या नोट में करके लिख लेना कि ये सर्वांगसम और समरूप वहां पे मिलेंगे जहां पे आकृति एक जैसी होंगी। अगर आकृति भिन्न होंगी तो वहां न समरूप होगा न सर्वांगसम होगा। भिन्न का अर्थ यह हुआ कि यह हमारे पास चतुर्भुज है और यह हमारे पास वृत्त है। ये वृत्त और ये चतुर्भुज, यानी वृत्त और चतुर्भुज में बेटा देख रहे हो ये भिन्न भिन्न आकृतियां हैं। भिन्न भिन्न आकृतियों में सर्वांगसम और समरूप देखने को नहीं मिलेगा। आकृतियां क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होना चाहिए तो समरूप भी मिलेगा आपको, वहां सर्वांगसम भी हो सकता है, या समरूप होगा या सर्वांगसम होगा। समझ गए? तो चलते हैं, पहले हम समझते हैं। तो हमने क्या बताया, समरूप और सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन पहली होनी चाहिए कि आकृतियां कैसी होनी चाहिए? सेम। सेम का अर्थ हुआ, सेम का अर्थ हुआ कि ये त्रिभुज है T1 तो दूसरा भी त्रिभुज T2 होना चाहिए। ये देखो कैसी हैं, सेम आकृतियां हैं, यानी त्रिभुज ही त्रिभुज हैं। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, समरूप और सर्वांगसम की बात कर सकते हैं। जैसे कोई वृत्त है और ये वृत्त है, ये पहला सर्किल है C1, ये दूसरा सर्किल है C2। यहाँ पर सेम आकृतियां हैं तो यहाँ पर समरूप की और सर्वांगसम की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। यहाँ पर हम समरूप और सर्वांगसम की बात कर सकते हैं कि हाँ यहाँ समरूप हो सकता है या सर्वांगसम हो सकता है। पर हम कहें कि ये वर्ग है, वर्ग है और ये त्रिभुज है, क्या इसमें समरूप और सर्वांगसम पाए जा सकते हैं? तो आप कहोगे ना, इसमें समरूप पाया जाएगा और ना ही सर्वांगसम पाया जाएगा। तो पहली बात आपको क्या लिखना है कि लिखना है समरूप और सर्वांगसम के लिए सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आकृतियां सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अब इसे समरूप और सर्वांगसम को समझने का जिक्र चालू करते हैं। तो चलो भैया, हमारे पास सबसे पहले आता है समरूप। समरूप में हम मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुजों में हम क्या करते हैं, यह हमारा त्रिभुज T1 है, यह हमारा त्रिभुज T2 है। अगर इसकी भुजा 2, 3, 4, इसकी भुजा 8, 12, 16,
अब इसकी समरूप की परिभाषा ये होती है, सुन लीजिए, फिर अभी हम इसको लिखवा भी देंगे। तो आपके हम क्या लिखवाएंगे, समरूप में क्या होता है कि आकृति की, क्या लिखोगे, आकृति की आकृति की संगत भुजाएं, भुजाओं का अनुपात, अनुपात बराबर होगा तो समरूप कहलाएगा, और यदि एक आएगा तो सर्वांग सम कहलाएगा। ये बेटा हमने परिभाषा दे दी है। समरूप की बात करोगे तो आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आता है तो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अगर आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात एक आता है तो वो सर्वांग सम कहलाएंगे। अब इसको हम समझते हैं। जैसे इसकी संगत का मतलब संगत भुजाओं पहले ये एक भुजा है, एक भुजा ये है, पर ये भुजा इसकी संगत भुजा कहलाती है। तो 2 का 8, इनका अनुपात करना है। क्या करना है, अनुपात मतलब बटे, 2/8। और यहां अगर आप 4 लेते हो तो 4/16 आएगा। यहां अगर 3 लेते हो 3/12। अगर ये हमने जो चिन्ह लगाए बराबर, अगर इनको हल करने पर यानी सॉल्व करने पर अगर बराबर आ जाता है तो समरूप होगा। अगर यहाँ पर ये कटने पर 1 आ जाता है तो वो सर्वांग सम हो जाएगा। तो देखो काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो यानी 1/4, 1/4, 1/4। कहने का मतलब 1/4, 1/4, 1/4 ये आपस में है बराबर है। तो ये त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। और समरूप का बेटा ये चिन्ह होता है। ठीक है बच्चे, तो समरूप तो आप समझ में आ गया होगा। पर अब सर्वांग सम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक त्रिभुज ये है T1, एक त्रिभुज है ये T2। तो ये 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब 4, 5, 6 इस प्रकार हमने ले लिया। लेने के बाद इसकी संगत भुजा ये है तो 6/6, इसकी संगत भुजा ये है तो 5/5, इसकी संगत भुजा 4/4। इनको काटोगे तो 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 एकम 4। तो कहने का मतलब यहाँ क्या आया, 1 1 1 आया, 1 आया। तो जब बेटा 1 आता है तो हम क्या कहेंगे, ये T3 ये T4, T3 और ये T4। तो हम लिखेंगे T3 सर्वांग सम है T4 के। समझ गया, ये बेटा सर्वांग सम का चिन्ह है। तो बच्चे ये बात समझ में आ गई। तो याद रखना, तो पहली बात नोट में क्या लिखोगे, एक बात ये लिख लोगे, क्या लिख लोगे कि समरूप या सर्वांग सम होने के लिए आकृतियां सेम होनी चाहिए, पहली बात। अब ये दूसरी बात क्या लिखोगे, दूसरी बात ये लिखोगे कि जहां सर्वांग सम होगा वहां समरूप भी होगा। सर्वांग सम होगा तो समरूप भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1 1 1 आया तो समरूप हो गया। फिर ये समरूप की 1 1 आया तो सर्वांग सम हो गया। ठीक है, पर उसमें 1 1 आपस में बराबर है, बराबर वाला भी जिक्र आ गया तो इसलिए ये समरूप भी हो जाएगा। पर जब तीसरी बात अगर हम कहें जहां समरूप होगा तब सर्वांग सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
समरूप होगा तब सर्वांग सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात बच्चे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। तो यह था हमारा बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चे इनको सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप बेहतरीन तरीके से इनको आप एक कॉपी में नोट करते चलना, क्योंकि आपकी ये भविष्य में बहुत काम आएंगी। तो चलते हैं, पहले हमारे पास आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य की बात आती है जब, तो स्वतुल्य के लिए हमने बताया है, स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि x कॉमा एक्स बिलोंग करनी चाहिए R में, जहाँ सभी x पाए जाने चाहिए A में। ये बात हमारी होती है स्वतुल्य संबंध की परिभाषा, समझ गए। तो इस परिभाषा को हम पालन करते हैं, जहाँ सभी x का मतलब हुआ ये जितने हैं वो सभी हमारे x हैं, वो कहाँ पाए जाने चाहिए, A में, A के अंदर हैं। अब A को हमने मान लिया, x को हमने मान लिया कि ये x लिखा है, x के स्थान पर हमने क्या मान लिया, T4। तो T4 कॉमा फिर x लिखा है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, T4। अब ये बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, मान लीजिए एक ही हमारे पास त्रिभुज T4 है और एक त्रिभुज आगे लिख लिया T4, ठीक। अब समरूप के लिए जरूरी होता है, समरूप के लिए जरूरी होता है बराबर, और सर्वांगसम के लिए जरूरी होता है 1। अब हम कहें 4 5 6, तो 4 ये भी होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ संगत भुजा 4/4, 5/5, 6/6, इनको काटोगे तो 1 बराबर 1 बराबर 1 आ जाएगा। जब 1 बराबर 1 बराबर 1 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, यहाँ बराबर भी आ गया, तो हमने क्या कह सकते हैं, समरूप की बात हो गई। हमें यहाँ संबंध देखना है समरूप का। सर्वांगसम अगर यहाँ लिखा होता तो हम कह देते सर्वांगसम भी है, क्योंकि यहाँ उसका अनुपात क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है बच्चे। तो जब अनुपात 1 आ चुका है तो यहाँ समरूप भी है, सर्वांगसम, पर सर्वांगसम है नहीं तो सर्वांगसम की बात हम नहीं करेंगे। तो यह हमारा बिलोंग करता है। जब बिलोंग करता है तो इसको बेटे हम इस प्रकार से कर दिया। करने के बाद हम कहेंगे जब बिलोंग करता है, इसका अर्थ हुआ कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक आकृति स्वयं की समरूप होती है, क्योंकि दुनिया की प्रत्येक आकृति स्वयं की समरूप होती है और सर्वांगसम भी होती, पर सर्वांगसम का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया तो सर्वांगसम नहीं कहेंगे। तो क्योंकि दुनिया की प्रत्येक आकृति स्वयं की समरूप होती, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा, ठीक है। अब बारी आती है सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध की बात अब करते हैं। सम्मित संबंध की बात करते हैं। तो सम्मित संबंध की परिभाषा क्या होती है? सम्मित संबंध की परिभाषा होती है x y से बिलोंग करता है। ये आपको इतना ऑप्शन आपको बना के देना पड़ेगा, फिर आपको y कॉमा z ये आपको चेक करना पड़ेगा, जहाँ सभी x कॉमा y बिलोंग्स टू a। इतनी बात होती है सम्मित की। अगर ये बात पालन होती है, इतनी बात की पालना होती है, तो सम्मित संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, चेक करते हैं।
अब यक्स का मतलब तो आपने मान लिया, इन सभी को यक्स बोला जाता है, इन्हीं को आप क्या कह सकते हो वाई, पर हम कहते हैं ए को दोबारा लिख लो। इसमें क्या है T1, T2, T3, T4, डॉट 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 डॉट, बहुत सारी त्रिभुज होंगे। ठीक है, इन सभी को आप क्या बोल रहे हो, वाई, क्योंकि कहा जा रहा है यक्स वाई, ये सभी यक्स, ये सभी यक्स कहाँ पाए जाने चाहिए, ए में, और ये सभी वाई कहाँ पाए जाने चाहिए, सभी वाई पाए जाने चाहिए ए में। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे। तो हमारे पास पहले हम ये ऑप्शन लेते हैं, ये हम लेते क्या है, यक्स का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, यक्स का मतलब हम ले सकते हैं T3 ले लिया, T3 कॉमा, वाई का मतलब आप T1 ले सकते हो, लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, T1 बिलोंग करेगा रिलेशन में। आपने ऐसा कोई संबंध लिया है T3 T1 बिलोंग करेगा आर में, इसका अर्थ हुआ कि ये कोई त्रिभुज तीसरा होगा, और ये एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। समरूप का अर्थ है कि ये जब इसके समरूप है तो ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बच्चे हमने मान लिया। इसका अर्थ हुआ कि इसका अर्थ हुआ कि T3 त्रिभुज, T3 त्रिभुज T1 त्रिभुज के समरूप होगा, समरूप है, होगा नहीं, समरूप है, ये आपने माना है। ये आपने ऐसा दिया त्रिभुज, मान लीजिए हमने ये त्रिभुज जो दिया है, ये हमारे पास T3 है, और ये हमारे पास एक त्रिभुज है T4 है, ये 2 3 4, ये 4 6 8, ये हमारे पास त्रिभुज है। अब ये देख लो, इनका ये समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि 2/4, 3/6 और 4/8। जब इनको काटोगे तो 1/2, 1/2, 1/2, यानी आया 1/2, 1/2, 1/2। यानी क्या, समरूप का दूसरा नाम होता है उनका अनुपात क्या आना चाहिए, उनका अनुपात बराबर आना चाहिए। यही तो पढ़ाया था। तो बराबर देखो, बराबर बराबर आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं, मतलब T3 T4, सॉरी वो थोड़ा आवाज़ आ गई थी बेटा। तो ये यानी बराबर होना चाहिए। जब बराबर होगा तो ये क्या होंगे, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप। आपको ऐसा एक एग्जाम्पल देना था, तो मतलब ऐसा आपको संबंध देना था। अब आगे आपको चेक करना है, आगे आपको चेक करना है क्या, वाई का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे, वाई का मतलब आपने क्या लिया था, वाई का मतलब अभी आपने लिया था T1, वाई का मतलब आपने लिया था T1, तो वाई के स्थान पे लिखना है T1, और जेड सम्मित की बेटा यक्स होता है, सॉरी बेटा यहाँ पे यक्स होना चाहिए। ठीक है, कि वो धोखे से गलती से लिख गया था यक्स का यहाँ पे अर्थ हुआ T3। ये क्या रिलेशन में बिलोंग करेगा, अब इस बात को हमें चेक करना है। चेक करने का मतलब ये T1 है, T1 हमारे पास ये तो फिर गलत नाम लिख दिया, T3 लिख दिया, इसका T1, तो ये T1 नाम होना चाहिए ना। चलिएगा, ठीक है, गलती हो गई थी बच्चे, यहाँ हमने T4 लिख दिया था जो कि हमने माना था T1। ठीक है, हाँ, तो इसको बेटा चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो यहाँ पर इस भुजा, अब की उस बार ये आपने भुजा लिखी थी, इसके बट्टे ये लिखा था, अब की बार भुजा लिखोगे 4/2, 6/3, 8 की संगत भुजा 4 है, काटोगे 2 आ जाएगा, काटोगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी सब आपस में क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। और जब वो बराबर होंगे तो कहने का अर्थ हुआ कि ये बिलोंग करेगा। बिलोंग करेगा मतलब समरूप होंगे। समरूप होंगे तो आप कहोगे कि T1 त्रिभुज
T3 के समरूप होगा, समरूप होगा, होगा तो आप क्या कहोगे यहां से फाइनली बात, जब होगा समरूप का अर्थ हुआ, अर्थ का इसका मतलब इस बात का आशय हुआ कि ये बात पूरी फुलफिल हो रही है, यानी x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, ये तो आपने दिया था, मतलब ये चीज़, फिर इसके आगे आपने चेक करना था y कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह संबंध इसलिए यह संबंध सममित संबंध होगा बच्चे। ठीक है, ये हमने 3 कॉलम बना लिए। 3 कॉलम क्यों? पहला हमारा स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य क्या कहता है, x कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए R में, जहां सभी x बिलोंग करेंगे, कहाँ बिलोंग करेंगे, समुच्चय आपका क्या है T। ठीक भैया, ये आपकी हो गई स्वतुल्य की। अब किसकी बारी आएगी, सम्मित की। सम्मित परिभाषा क्या कहता है, बिलोंग करेगा R में, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू R। अब क्या कहेगा, सभी x कॉमा वाई कहाँ आने चाहिए, बिलोंग्स टू T। ये तो हो गई सम्मित की परिभाषा। अब हम बात किसकी करते हैं, संबंध के लिए, तो क्या होगी, x कॉमा बिलोंग्स टू R, y कॉमा z बिलोंग्स टू R, और x कॉमा बे यार x कॉमा z बिलोंग्स टू R। ये इतना होना चाहिए जहां सभी x y z बिलोंग करने चाहिए T में। ठीक भैया, ये इतनी भैया आपकी कंडीशन दे दी गई, सबकी परिभाषा हमने लिख दी, आपको आना चाहिए। अब ये हर बार ऐसा लिखा रहेगा, नहीं हटाएंगे। ठीक है, देखो भैया, ये बताओ T1 कॉमा T2 सॉरी x कॉमा एक्स का मतलब हुआ T1 कॉमा T1, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ, बताओ। हाँ, क्यों करेगा, कोई एक त्रिभुज है ये 4 5 6, और ये भी त्रिभुज है 4 5 6, क्योंकि T1 लिखा है। ठीक है, T1 लिखा है, पर समरूप क्या कहता है, समरूप क्या कहता है, समरूप क्या होना चाहिए, बराबर और सर्वांग सम। सम क्या कहता है, 1। ठीक, बराबर का अर्थ जानते हो ना, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात 1 होना चाहिए। तो हमने किया, करेंगे तो 4/4, 5/5, 6/6, 1 बराबर 1 बराबर 1। तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ तो सर्वांग सम आ गया। क्या समरूप है, बताओ भैया। अरे भैया देखो सुनो, यहाँ सर्वांग सम की कंडीशन भी पूरी कर रहा है, 1 1 1 आ गया, और समरूप का मतलब बराबर, बराबर है कि नहीं है, बराबर भी है और 1 भी है, तो भैया यहाँ समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। हमें बात सर्वांग सम की हो ही नहीं रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, तो समरूप। ये बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, जब बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे यह संबंध स्वतुल्य संबंध है भैया। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं बात समझ में आई, आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्वतुल्य तो हो गया, किसकी बारी आई, सम्मित की। सम्मित क्या आएगा, एक आपको बना के देना है, क्या करना है, 1 देना है, यानी x कॉमा y आपको बिलोंग कराना है। बिलोंग कराने का मतलब आपको ऐसा संबंध देना जो समरूप हो।
तो आप मान लो x को मान लो T1, y को मान लो T2, मान लेते हैं 8 4 3 मान लिया। एक ये त्रिभुज है T1, एक त्रिभुज है ये T2, मान लिया ये 24 12 9, ये मान लिया एक ये त्रिभुज है। अब ये बड़ी भुजा आप नहीं बनाएगा तो अब बड़ी तुम बना लेना, हमने अपना ऐसे बता दिया, ठीक है। इस भुजा की लंबाई 8 है, इस भुजा की 24 है, ठीक है। तो अब देखो करते हैं, बात ना कोई करे, करते हैं जब हम, तो देखो ये कर रहा है समरूप के नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 8/24, फिर 4/12, ये बाबू 4 लिखा है, और ये 3/9, काटो भैया 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 बराबर आया। हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना था, ये हमें मिला बढ़िया, ये तो हमें ऐसा हमने बनाया है पहली चीज, ठीक। ये पहली चीज क्या करनी पड़ती है, हमें बनानी पड़ती, तो बना लिया। अब हमें पलट के देखना पड़ेगा। पलट के देखने का मतलब अब की बार क्या करेंगे, 24 को ऊपर लिखेंगे, अभी बार 24 को नीचे लिखा था, क्यों, क्योंकि T2 बाद में था। अब क्या आ रहा है, T2 पहले आ रहा है, T1 बाद में। अब ये कह रहा है रिलेशन में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तो ये अब T2 का मतलब इसके पहले लिखने पड़ेंगे 24, फिर किसको लिखना पड़ेगा 8, फिर क्या लिखोगे 12, तो 12 के बाद 4 और 9/3। अब इसको करो 8 त्रिक 4 23, 3 त्रिका यानी 3 बराबर 3 बराबर 3। ये आपस में बराबर आए कि नहीं आए, यहां भी बराबर आए थे, यहां भी बराबर आए, यानी बराबर आने का अर्थ यह हुआ समरूप है। बराबर आए तो बराबर आने का अर्थ क्या हुआ, समरूप है। बोलो भैया, तो क्या आप कहोगे ये बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा ना, इसलिए यह संबंध सममित संबंध होगा। क्या लिखा समझो, यह संबंध सममित संबंध होगा। कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है भैया, ठीक है। ये बात तो सममित संबंध की हो गई। अब किसकी बारी आएगी, संक्रमक संबंध की बात आएगी। किसकी आएगी, संक्रमक संबंध की बात आती है, तो संक्रमक संबंध की बात और चलते हैं। मैं क्या संक्रमक संबंध की परिभाषा है, यक्स कॉमा, ये तो लिखा है, लिखी है ना हमारे पास परिभाषा पहले से। तो आपको इतना बनाना है, बनाना है तो बनाओ भैया। बना लिया, जगह ये साफ कर दें, यहां पे थोड़ा आप सवाल को लगा लोगे, सम्मित तो हो गया था, ठीक है। अब हम संक्रमक संबंध को यहां से इधर से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो संक्रमक संबंध को हमें पहला एग्जांपल बनाएंगे, तो ये T1 ये T2, इन दोनों में बन जाएगा ये 3 7 5 12 28 20, ये देखो बिलोंग करता है। क्यों बिलोंग करता है, देखो 3/12 7/, सब कोई बोला करो 5/20, काटो इन्हें 1/4 1/4 1/4, ये बराबर आए, बराबर आए मतलब क्या है, समरूप है। समरूप है तो मतलब ये चीज क्या हो रही है, बिलोंग कर रही है। मतलब हम लिखें T1 कॉमा T2 बिलोंग करेगा R में, समझ गए। T1 का अर्थ ये हुआ, T2 का मतलब ये हुआ। यहां से अगर इनको उठाओगे, T1 क्या है, T1 का मतलब x है, T2 का मतलब y है। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं बात समझ, बोलो आ रहा है बढ़िया तरीके से। फिर हमें अब क्या हमें लिखना y, y का मतलब ये हमारा x था, ये हमारा y था। अब y कह रहा है तो y का अर्थ क्या हुआ, y का अर्थ मतलब T2 के साथ एक ऐसा T3 बनाइए जो क्या हो, समरूप हो। तो भैया हम बनाते हैं 6
14 10। हमने ये बनाया भाई, देख लो, चेक कर लो, हम कहेंगे तो चेक करेगा तो किसको, कौन आगे रहेगा, T2 और T3 में, T2 और T3 में देखेंगे ना, तो आगे कौन है, T2 तो आगे चलेगा 12, तो 12/6 फिर 28/14 20/10। ऐसे लिखोगे, नहीं लिखोगे, बोलो भैया। 6 दूनी 14 दूनी 10 दूनी, आपने देख लो बराबर है, बराबर है का मतलब सम नहीं दिख रहा है, ठीक है। बराबर होने का अर्थ यह हुआ, रूप है कौन, ये समरूप है, ये समरूप का अर्थ यह हुआ कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा। ये हमने यहां से यहां तक जो कंडीशन बनानी होती वो कंडीशन हमने भाई साहब बना ली। अब बारी किसकी है, चेक करने की। किसकी किसकी चेक करें, यक्स और जेड को। यक्स और जेड, यक्स का अर्थ क्या हुआ, यक्स का मतलब क्या हुआ T1, और जेड का मतलब क्या हुआ, ये वाई था ये जेड था, जेड का मतलब आपके क्या है T3। अब T1 और T3 में देखो, T1 और T3 अगर बराबर आ गए तो समरूप होगा, अब बराबर नहीं आया तो समरूप नहीं होगा। तो किसको किसको चेक करें हम, T1 और T3 को। तो ये भैया हम थोड़ा हटा दें, T1 T3 लिखा है पर उसको दिखाना तो इधर पड़ेगा। तो T1 का मतलब इसमें और T3 का मतलब इसमें। इसमें हमने क्या लिया, आगे T1 है तो आगे क्या क्या लेंगे 3, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 6। बताया करो भाई, यहाँ 5/10 7/14। चलो भैया देखो कितना आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2 आ गया 1/2। ये बराबर हो गया, बराबर होने का अर्थ क्या हुआ, समरूप। और ये भी समरूप, चेक करने पर भी क्या आया समरूप। समरूप ये इसमें भी कह रहा है तो बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर 2 कंडीशन समरूप वाली बना दोगे तो तीसरी जो कंडीशन जाएगी किसके साथ, यक्स और जेड की, वो भैया सदैव सदैव क्या रहेगा, समरूप रहेगा, समरूप रहेगा। समझ गए। तो अब कोई सवाल तो गड़बड़ तो नहीं होगा। तो समरूप वाला क्या सर्वांग सम ऐसे नहीं कर सकते हो, बस उसमें एक देखना होता है। यहाँ आप बराबर देखते हो तो वहाँ क्या देखोगे, एक देखोगे। तो आप इस प्रकार के सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो समरूप अब बता दिया, तो यहाँ अब सर्वांग सम अगर कर दिया जाए, ठीक भैया, ये हो जाएगा सवाल अब, क्योंकि यहां देखते हो बराबर, वहां देखना है एक। ठीक, चले आगे। तो यहां पे ये चौथा क्वेश्चन है कि ये कौन सा क्वेश्चन था, ये ये नहीं, ये सर्वांग सम वाला कौन था, 9वां सर्वांग सम, यानी चौथा भी हो गया और 9वां भी हो गया। ठीक है, हाँ याद रखना।